कभी कभी किताब का पहला हिस्सा खत्म होने के बाद असली किताब शुरू होती है। 0 to 1 के साथ भी कुछ वैसा ही है। पहले हिस्से में हमने देखा था कि दुनिया कैसे आगे बढ़ती है, कॉपी करके या कुछ बिल्कुल नया बनाकर। हमने कंपटीशन की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाए, मोनोपोली की ताकत समझी, पावर लॉ, सीक्रेट्स और फाउंडेशंस की जमीन को पहली बार महसूस किया। लेकिन अब इस दूसरे हिस्से में पीटर थील हमें और अंदर ले जाते हैं, उस जगह जहां कंपनियां सिर्फ बनती नहीं, आकार लेती है, जहां टीम्स सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं रहती, माफिया बन जाती है, जहां प्रोडक्ट सिर्फ बनाया नहीं जाता, दुनिया तक पहुंचाया जाता है, जहां मशीन इंसान की दुश्मन नहीं, उसकी नई सुपर पावर बनकर साथ खड़ी होती है। यह हिस्सा थोड़ा ज्यादा गहरा है, थोड़ा ज्यादा पर्सनल भी। यहां बातें स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर साइक तक पहुंचती है कि कंपनी की फाउंडेशन दरअसल रिलेशनशिप्स पर टिकी होती है। कोफाउंडर्स किस तरह किसी इमारत की नींव जैसे होते हैं। बोर्ड, कल्चर, इक्विटी, रोल्स, ये सब मिलकर वो इनविजिबल स्केलेटन बनाते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हड्डियां, नसें और सांस उसी पर टिकी होती है। फिर कहानी मुड़ती है पेपैल माफिया की तरफ। एक कमरे में बैठे कुछ अजीब, ऑब्सेसिव, अलग तरह से वायर्ड लोग, जो बाद में टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी कंपनियों के आर्किटेक्ट्स बनते हैं। थील हमें दिखाते हैं कि ग्रेट कंपनीज सीवी से नहीं, शेयर्ड मिशन से बनती है, ऑफिस पर्क से नहीं, एक ऐसे वादे से बनती है जो हर व्यक्ति को महसूस कराए कि अगर मैं यहां नहीं हुआ तो ये जहाज वैसा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हुए किताब हमसे एक और असहज सवाल पूछती है, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम? क्या सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी है या दुनिया तक पहुंचने के लिए सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कहानी सुनाने की कला और लोगों के दिमाग में जगह बनाने का साइंस भी सीखना पड़ेगा? यहीं पर थील ये ब्रूटल सच सामने रखते हैं कि दुनिया सिर्फ मेकर्स को नहीं, कम्युनिकेटर्स को रिवॉर्ड करती है। फिर इंसान और मशीन के रिश्ते पर एक बहुत शांत लेकिन माइंड ओपनिंग रिफ्लेक्शन आता है, जहां पीटर थील बताते हैं कि आने वाला समय ह्यूमंस वर्सेस एआई की लड़ाई नहीं है, बल्कि ह्यूमंस प्लस एआई की पार्टनरशिप है। और अंत में ग्रीन ड्रीम्स, क्लीन टेक की गलतियां, टेस्ला जैसे रेयर एक्सेप्शंस और फिर फाउंडर्स की विचित्र साइकोलॉजी से होते हुए कहानी पहुंचती है उस अंतिम मोड़ पर जहां सवाल सिर्फ इतना रह जाता है, हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है या धीरे धीरे रुक रही है? हम स्टैग्नेशन चुन रहे हैं या किसी हिडन सिंगुलैरिटी की तरफ चल पड़े हैं जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं है? ये पार्ट 2 उसी किताब की अगली सीढ़ी है, लेकिन यहां टोन थोड़ा बदल जाता है। अब ये सिर्फ बिजनेस बुक नहीं रहती, ये एक मिरर बन जाती है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे करेज और तुम्हारी उस क्षमता के लिए जो शायद अभी तक तुमने खुद भी पूरी तरह नहीं देखी। तो अब बैठ जाओ आराम से, धीमी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम किसी शांत कमरे में बैठे हो और ये किताब तुम्हें धीरे धीरे पढ़कर सुनाई जा रही है, शब्द दर शब्द, विचार दर विचार, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं, अपने अंदर कहीं गहराई में कुछ बदलते हुए महसूस भी करो। चैप्टर 9 फाउंडेशंस। कभी किसी बड़ी इमारत को ध्यान से देखा है? ऊपर का कांच चमकता है, लंबे पिलर्स मजबूत दिखाई देते हैं, डिजाइन मॉडर्न लगता है, लेकिन उस पूरी स्ट्रक्चर की असली ताकत किसी को दिखती ही नहीं, नीचे छुपी हुई उसकी फाउंडेशन में। पीटर थील कहते हैं कि हर कंपनी की जिंदगी भी एक इमारत जैसी होती है। तुम ऊपर चाहे कितना भी इनोवेशन, कितना भी मार्केटिंग, कितना भी हसल खड़ा कर लो, अगर नींव खराब है तो पूरी इमारत एक दिन ढह जाएगी। इस चैप्टर की शुरुआत में थील बताते हैं कि स्टार्टअप की सबसे बड़ी मिस्टेक्स आखिरी में नहीं, शुरुआत में होती है। और आयरनी यह है कि शुरुआत में मिस्टेक्स छोटी लगती है, पर समय के साथ वही मिस्टेक्स अर्थक्वेक बनकर वापस आती है। सबसे पहली फाउंडेशन का सवाल है,
तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। को-फाउंडर चुनना किसी बिजनेस डिसीजन की तरह नहीं, किसी मैरिज की तरह होता है। वैल्यूज मिसमैच हो, विजन अलग हो, ईगो टकराए तो ये रिलेशनशिप टूटती नहीं है, फट जाती है। और स्टार्टअप में डिवोर्स कंपनी को 2 हिस्सों में नहीं बांटता, उसे खत्म कर देता है। थील कहते हैं कि फाउंडर्स को एक दूसरे को सिर्फ पसंद नहीं करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे की समझ और एक दूसरे पर ट्रस्ट दुनिया से ज्यादा होना चाहिए। अगर को-फाउंडर्स के बीच साइलेंट टेंशन है, अनस्पोकन रिजेंटमेंट है या अनक्लियर रोल्स है, तो कंपनी बाहर से सक्सेसफुल दिखते हुए भी अंदर से स्लोली टूट रही होती है। फिर आती है ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल की जंग। स्टार्टअप्स में ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते बिल्कुल अलग हैं। ओनरशिप बताती है तुम किसके मालिक हो, पोजेशन बताती है तुम क्या चला रहे हो, कंट्रोल बताता है असली डिसीजंस कौन ले रहा है। और अक्सर फाउंडर्स शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि निवेशक ओनरशिप तो देते हैं, लेकिन कंट्रोल खामोशी से ले लेते हैं। बोर्ड का मसला भी ऐसा ही है। बड़ा बोर्ड ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं लाता, ज्यादा पॉलिटिक्स लाता है। थील कहते हैं 3 से 5 लोगों का छोटा शार्प बोर्ड कई बड़े बोर्ड से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वहां क्लैरिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और नॉइज कम होता है। फिर आता है कल्चर, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर लोग ऑफिस वाइब समझ लेते हैं, लेकिन थील कल्चर को एक इनविजिबल कोड कहते हैं जो कंपनी की हर बात डिसाइड करता है। कौन जुड़ता है, कौन छोड़कर जाता है, कौन मेहनत करता है, कौन अवॉइड करता है, कौन फाइट करता है, कौन ब्रेक थ्रू लाता है। और कल्चर बनता है टीम के स्ट्रक्चर से, पार्ट टाइमर्स नहीं, कंसल्टेंट्स नहीं, हाफ कमिटेड लोग नहीं। या तो तुम बस पर हो, पूरी इंटेंसिटी, पूरा ट्रस्ट, पूरा मिशन, या फिर तुम बस के बाहर हो। बीच का रास्ता कमजोर फाउंडेशन बनाता है। सैलरी और इक्विटी की फिलॉसफी भी गहरी है। कैश तुम्हें आज मोटिवेट कर सकता है, लेकिन इक्विटी तुम्हें 10 साल आगे की सोच देता है। जो लोग सिर्फ सैलरी के लिए आते हैं वो कंपनी के साथ नहीं बढ़ते, वो सिर्फ टास्क्स पूरे करते हैं। स्टार्टअप को ऐसे लोग चाहिए जो कंपनी को अपना माने, क्योंकि वही लोग उसके फ्यूचर को सुरक्षित रखते हैं। इस चैप्टर का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट तब आता है जब थील कहते हैं, इन द बिगिनिंग एवरीथिंग इज फ्रेजाइल, बट दैट फ्रेजिलिटी इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फ्रीडम। शुरुआती समय सॉफ्ट होता है, शेपेबल होता है, दोबारा मोल्ड हो सकता है। यही वो टाइम है जब तुम रूल्स लिखते हो, कल्चर सेट करते हो, रोल्स डिफाइन करते हो और फ्यूचर की नींव रखते हो। यही वो समय है जो डिसाइड करता है कि कंपनी 1 साल चलेगी या 1 दशक या एक पूरी पीढ़ी को बदल देगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा इमोशनल टेकअवे यही है, ग्रेट कंपनीज एक्सीडेंट से नहीं बनती, उनकी फाउंडेशन जानबूझकर, सोच समझकर और असाधारण क्लैरिटी से खड़ी की जाती है। अगर तुम उस नींव को सही बना लो तो बाकी सब ऊपर आसानी से खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर नींव शेकी है तो सक्सेस भी खतरा बन जाती है। कमेंट में बताओ, अगर तुम कल अपना स्टार्टअप शुरू करो तो तुम्हारी ड्रीम फाउंडेशन कैसी होगी? कौन होगा तुम्हारा को-फाउंडर और क्यों? चैप्टर 10 द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। कभी आपने गौर किया है कुछ टीमें सिर्फ साथ काम नहीं करती, वो एक दूसरे के लिए लड़ती है, एक दूसरे को उठाती है और एक इनविजिबल लॉयल्टी की तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन उन्हें बांध कर रखता है। पीटर थील इस रेयर फेनोमेनन को माफिया कहते हैं और पेपैल की शुरुआत भी ऐसी ही एक अनयूजुअल माफिया से हुई थी। थील कहते हैं, एक ग्रेट कंपनी बनाने का सबसे पहला कदम लोग ढूंढना नहीं है, बल्कि वो लोग ढूंढना है जो एक दूसरे के साथ इतनी गहरी सोच और केमिस्ट्री शेयर करें कि वो एक ट्राइब बन जाए। रिज्यूम नहीं, डिग्रीज नहीं, फैंसी एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि शेयर्ड ऑब्सेशन,
शेयर्ड वियर्डनेस, शेयर्ड हंगर, पेपैल माफिया, ये शब्द बाद में बना, लेकिन शुरुआत में ये लोग बस एक छोटे कमरे में बैठे कुछ असंभव बनाने की कोशिश कर रहे थे। एलोन मस्क, रीड हॉफमैन, डेविड सैक्स, रोलोफ बोथा, ये सभी बस एम्प्लॉइज नहीं थे। ये एक अंडरग्राउंड ब्रदरहुड थे जो एक ही चीज में बिलीव करते थे कि दुनिया को बदलना उनकी जिम्मेदारी है। थील कहते हैं कि हायरिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक इमोशनल आर्ट है। रिक्रूटर तुम्हें टैलेंट नहीं दे सकते, टैलेंट तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है, और ये टैलेंट यूनिफॉर्म नहीं होता। थील कहते हैं कि ग्रेट टीम्स उन्हीं लोगों से बनती है जो सबसे ज्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं, जैसे साइफाई पढ़ने वाले, एआई के ऑब्सेस्ड इंजीनियर्स, या वो लोग जो स्टेबिलिटी से डरते हैं और केओस में थ्राइव करते हैं। ग्रेट कल्चर का मतलब ऑफिस में बीन बैग चेयर्स, फ्री सुशी लंचेस, टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स नहीं है। कल्चर एक साइलेंट प्रॉमिस है कि हम सब यहां एक ही ड्रीम के लिए हैं। अगर टीम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है तो वो कभी माफिया नहीं बनेगी, वो बस एक ऑफिस रहेगा। थील बताते हैं कि एक माफिया जैसी टीम बनाने की पहली शर्त है एक कंपेलिंग मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें 20th एम्प्लॉय भी उतना ही मीनिंग महसूस करे जितना फाउंडर्स करते हैं। अगर तुम किसी को हायर कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक ऑनेस्ट, पावरफुल आंसर होना चाहिए। तुम्हें हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों करनी चाहिए जब तुम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जा सकते हो? और ये आंसर कभी सैलरी से शुरू नहीं होना चाहिए, ये आंसर शुरू होना चाहिए पर्पस से। थील रिक्रूटमेंट को ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल प्रोसेस बताते हैं। वो कहते हैं कि टैलेंटेड लोग तुम्हें तब ज्वाइन करेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तुम दुनिया को किसी सटल बट परमानेंट तरीके से बदल रहे हो। टीम के अंदर रोल्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अनक्लियर रोल्स इंटरनल फाइट्स लाते हैं, और इंटरनल फाइट्स स्टार्टअप्स को मार्केट कंपटीशन से पहले ही मार देती है। थील कहते हैं ग्रेट टीम्स बाहर की दुनिया से लड़ती है, वीक टीम्स अपने ही अंदर लड़ती रहती है। और सबसे खतरनाक मिस्टेक है कल्ट बनाना या कल्ट बन जाने देना। कल्ट और माफिया में फर्क है। कल्ट मिस इन्फॉर्मेशन से चलता है, माफिया शेयर्ड ट्रूथ से। कल्ट ब्लाइंड डिवोशन है, माफिया डीप अलाइनमेंट है। कल्ट में लीडर भगवान बन जाता है, माफिया में लीडर भी टीम का हिस्सा होता है। इस चैप्टर का सबसे सिनेमैटिक, सबसे इंटेंस रिफ्लेक्शन यही है कि पीपल डोंट बिल्ड कंपनीज, ट्राइब्स बिल्ड कंपनीज। और अगर तुम्हारी ट्राइब एक दूसरे से जेन्युइनली अलाइंड है, अगर मिशन शेयर्ड है, अगर लॉयल्टी अर्न्ड है, तो तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियां हरा नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, तुम कल्चर बना रहे हो। थोड़ा सोच कर देखो, अगर कल तुम एक कंपनी शुरू करो तो तुम किसी स्ट्रेंजर को क्यों हायर करोगे? तुम उन लोगों को ढूंढोगे जो तुम्हारी डायरेक्शन के लोग हो, जिनके अंदर वो सैम फायर हो, वही सैम मैडनेस हो, वही सैम हंगर हो जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती। और यही सीक्रेट है पेपैल माफिया का। वो लोग सिर्फ साथ काम नहीं कर रहे थे, वो एक फ्यूचर बिल्डिंग ब्रदरहुड थे। कमेंट में बताओ, अगर तुम एक ऐसी माफिया टीम बनाओ तो किस तरह के लोग तुम्हारे साथ होने चाहिए? चैप्टर 11, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। कभी आपने किसी ब्रिलियंट इंसान को कहते सुना है, प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि खुद ब खुद बिक जाएगा? ये दुनिया का सबसे सुंदर झूठ है, क्योंकि दुनिया सिर्फ ग्रेट आइडियाज से नहीं चलती, दुनिया चलती है ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन से। पीटर थील बड़े शांत सुर में एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। मोस्ट टेक फाउंडर्स थिंक दे डोंट नीड सेल्स, और यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। हम सबको बचपन से एक बात सिखाई गई, सेल्स पर्सन मतलब चालाक, पुशी, मैनिपुलेटिव। लेकिन थील कहते हैं कि असली सेल्समैन वही है जिसकी सेल्स तुम्हें दिखती ही नहीं। वो इतना स्मूथ होता है कि तुम्हें लगता है ये तो बस ट्रूथ है। सिलिकॉन वैली में लोग इंजीनियरिंग के लिए जान देते हैं, लेकिन मार्केटिंग, सेल्स,
डिस्ट्रीब्यूशन इन शब्दों से जैसे एलर्जिक है। उनका कहना है, अरे ये सब तो पुरानी दुनिया की चीजें हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पुरानी दुनिया के टूल्स नई दुनिया की टेक्नोलॉजीज को स्केलेबल बनाते हैं। थील एक बहुत सिनेमैटिक एग्जाम्पल देते हैं। पेपैल। शुरुआत में लोग सोचते थे कि जो प्रोडक्ट इतना यूजफुल है वो अपने आप फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेपैल के यूजर्स एक्सपोनेंशियल तब बढ़े जब एक वायरल लूप बनाया गया। अगर तुम किसी को पैसे भेजते हो तो पैसे पाने वाला पेपैल यूज करने पर मजबूर हो जाता था। यह था हिडन सेल्स, जो दिखता नहीं था लेकिन चलता बहुत गहरा था। थील कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोई पैसे फेंकने वाली चीज नहीं, ये एक क्राफ्टेड सिस्टम है। और डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए 2 सवाल हर फाउंडर को पूछने चाहिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV, एक कस्टमर पूरी जिंदगी में तुम्हें कितना प्रॉफिट देगा। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC, उस कस्टमर को लाने में तुम्हें कितना खर्च आएगा। अगर CLV CAC नहीं है तो बिजनेस सिर्फ एक महंगा हॉबी है। और फिर थील एक ट्रूथ ड्रॉप करते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स को पर्सनल सेल्स चाहिए। मतलब जितना प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा उतना सेल्स प्रोसेस ह्यूमन होगा। ऊपर की डील्स फाउंडर्स बंद करते हैं, सेल्स पीपल नहीं। थील डेड जोन का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। वो कहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं होते कि पर्सनल सेलिंग जस्टिफाई हो, और इतने सस्ते भी नहीं होते कि मास मार्केटिंग चल जाए। ये वो डेंजरस जगह है जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स मर जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट चीप है तो उसे चाहिए एडवर्टाइजिंग, वायरलिटी, ब्रांड, क्योंकि लोग मन से नहीं माइंड शेयर से खरीदते हैं, और माइंड शेयर एडवर्टाइजिंग से आता है। इस चैप्टर का सबसे थॉट प्रोवोकिंग हिस्सा तब आता है जब थील कहते हैं, सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं, इन्वेस्टर्स को भी बेचना होता है, एम्प्लॉइज को भी बेचना होता है, मीडिया को भी बेचना होता है, स्टोरी को भी बेचना होता है। प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है। अगर दुनिया तक उसकी स्टोरी नहीं पहुंची तो वो प्रोडक्ट एक कमरे में बंद जीनियस की तरह मर जाएगा। थील का सबसे पावरफुल लाइन, ग्रेट कंपनीज आरंट बिल्ट ऑन प्रोडक्ट्स, दे आर बिल्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और ये बात दिल में गूंजती रहती है, क्योंकि ये हमें एहसास कराती है कि हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी में भी यही गलती करते हैं। हम स्किल बना लेते हैं लेकिन दुनिया तक रीच नहीं बनाते। हम वैल्यू क्रिएट करते हैं लेकिन दुनिया को बताने से डरते हैं। हम वर्क करते हैं लेकिन विजिबिलिटी नहीं बनाते, और फिर कहते हैं किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई ये है, किस्मत नहीं, कम्युनिकेशन खराब होता है, प्रोडक्ट नहीं, प्रेजेंटेशन कमजोर होता है, टैलेंट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मिसिंग होता है। इस चैप्टर का अंतिम रिफ्लेक्शन बेहद शक्तिशाली है। अगर तुमने कुछ बनाया है तो दुनिया तक पहुंचाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ मेकर्स को नहीं, कम्युनिकेटर्स को रिवॉर्ड करती है। अब कमेंट करके बताओ, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, स्किल या आइडिया है जिसे तुमने बनाया तो है लेकिन अभी तक दुनिया को बताया नहीं। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। कभी रात देर तक लैपटॉप की स्क्रीन देखते हुए यह थॉट आया है, क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब मशीन हमसे सब कुछ छीन लेंगी? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, AI सिस्टम्स जो डिसीजंस ले सकते हैं, ये सब देखकर लगता है कि फ्यूचर में इंसान की जगह कम होती जा रही है। लेकिन पीटर थील कहते हैं, ये डर, ये पूरा नैरेटिव एक इल्यूजन है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 तरह की चीजें नहीं है, ह्यूमंस वर्सेस मशीन्स। असल दुनिया तीसरी कैटेगरी पर टिकी है, ह्यूमंस प्लस मशीन्स। थील एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कंप्यूटर्स और ह्यूमंस एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। मशीन्स का दिमाग अलग है, वो स्पीड में स्ट्रांग है, कैलकुलेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैसिव डेटा को देखकर पैटर्न ढूंढने में अनमैच्ड। लेकिन ह्यूमंस जजमेंट में अनबीटेबल है, कॉन्टेक्स्ट समझने में, इमोशन पढ़ने में, एम्बिग्यूटी में डिसीजन लेने में,
और केओस में क्लैरिटी ढूंढने में कंप्यूटर परफेक्ट लॉजिक है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स इंट्यूशन। और इनोवेशन तब होता है जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं। थील पेपैल का एग्जाम्पल देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हर मिनट होती थी। कंप्यूटर फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम्स सस्पिशियस पैटर्न्स पकड़ते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन ह्यूमंस लेते थे, क्योंकि कंप्यूटर क्यों नहीं समझ सकता, वो बस पैटर्न देखता है, लेकिन इंसान उस पैटर्न के पीछे का इंटेंट समझता है। और इसी सिनर्जी से पेपैल फ्रॉड डिटेक्शन में अनबीटेबल बन गया। थील बताते हैं कि पलंतीर भी इसी फिलॉसफी से बना। मशीन इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन जजमेंट। मशीन अलग अलग डाटाबेसेस कनेक्ट करके बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करती है, लेकिन सही स्टोरी निकालता है ह्यूमन एनालिस्ट। और यही कॉम्बिनेशन एफबीआई को क्रिमिनल्स, टेरर नेटवर्क्स और हिडन फाइनेंशियल फ्रॉड्स पकड़ने में मदद करता है। थील का सबसे सिनेमैटिक इंसाइट ये है, मशीन्स कभी भी पूरी दुनिया को नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मशीन्स हमें दुनिया को बेहतर समझने में इंसेनली पावरफुल बना सकती है। फ्यूचर में विनर्स वो नहीं होंगे जो मशीन से डरेंगे, और न वो जो मशीन्स को सब कुछ सौंप देंगे। विनर्स वो होंगे जो मशीन्स को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसे सुपर पावर की तरह जो उनकी कैपेबिलिटीज को 10x 100x बढ़ा दे। थील धीरे से एक और गहरी बात जोड़ते हैं। आज की दुनिया में एक गलत ट्रेंड फैल रहा है। इंजीनियर्स एआई को इस माइंडसेट से बना रहे हैं कि एआई को इंसान की जगह लेनी चाहिए, लेकिन थील कहते हैं एआई को इंसान की जगह नहीं लेनी चाहिए। एआई को इंसान को एम्पलीफाई करना चाहिए। रियल डेंजर मशीन नहीं है, रियल डेंजर यह है कि हम मशीन्स को गलत रोल दे दें, मशीन्स को वो डिसीजंस देने लगे जो ह्यूमन एथिक्स, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्सिटी मांगते हैं, और इंसानों को वो काम करने दे जिसमें मशीन उत्कृष्ट हो सकती है। फ्यूचर का असली फॉर्मूला यह है, ह्यूमन क्रिएटिविटी प्लस मशीन इंटेलिजेंस, अनस्टॉपेबल फोर्स। अगर तुम सोच रहे हो कि मशीनों के बढ़ने से इंसान इररेलेवेंट हो जाएगा, तो थील कहते हैं नो, इंसान इररेलेवेंट नहीं होगा, इंसान ऑगमेंटेड होगा, मोर पावरफुल, मोर एक्यूरेट, मोर कैपेबल दैन एवर। इस चैप्टर का आखिरी रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल है। टेक्नोलॉजी का असली पर्पस इंसान को रिप्लेस करना नहीं, इंसान को एलिवेट करना है। और ये बात सुनकर तुम्हारे अंदर एक शांत क्लैरिटी उतरती है कि फ्यूचर उन लोगों का होगा जो मशीन से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। अब कमेंट करो, तुम्हें लगता है कि मशीन्स तुम्हारी फील्ड को रिप्लेस करेंगी या तुम्हें 10 गुना स्ट्रॉन्गर बनाएंगी? चैप्टर 13 सीइंग ग्रीन। कभी ऐसा समय आता है जब पूरी दुनिया एक ही चीज के पीछे पागल हो जाती है। एक नया ट्रेंड, एक नया प्रॉमिस, एक नया फ्यूचर, जिसे देखने के बाद हर कोई कहता है बस यही अगली बड़ी चीज है। 21वीं सदी की शुरुआत में ग्रीन टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही एक जादू बन गई थी। हर सरकार, हर इन्वेस्टर, हर स्टार्टअप फाउंडर सोलर, वाइंड, इलेक्ट्रिक, बायोफ्यूल, इन सब के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे गोल्ड रश जारी हो। लेकिन पीटर थील कहते हैं जब दुनिया किसी ट्रेंड के पीछे ऐसे भागती है तो असल में लोग फ्यूचर नहीं देख रहे होते, लोग भीड़ देख रहे होते हैं, और भीड़ कभी सही डायरेक्शन नहीं दिखाती। क्लीन टेक की सबसे बड़ी विफलता टेक्नोलॉजी नहीं थी, टाइमिंग और थिंकिंग थी। कंपनी सोच रही थी कि अगर मार्केट इतना बड़ा है तो उसका 1% हिस्सा पकड़कर हम अरबपति बन जाएंगे। लेकिन वो एक सिंपल ट्रूथ भूल गए। बड़ा बाजार जीतने के लिए पहले छोटा बाजार डोमिनेट करना पड़ता है। फेसबुक ने पूरी दुनिया से शुरू नहीं किया था, उसने एक सिंगल कॉलेज कैंपस से शुरुआत की और वहां मोनोपोली बनाई। क्लीन टेक फाउंडर्स ने उल्टा किया, उन्होंने सबसे कंपिटिटिव इंडस्ट्रीज चुन ली और बिना किसी मोड के सीधे जायंट से लड़ने पहुंच गए। थील कहते हैं ग्रेट स्टार्टअप्स नहीं पूछते कि बाजार कितना बड़ा है,
वो पूछते हैं कि हम कहां से जीतना शुरू कर सकते हैं। क्लीन टेक की दूसरी बड़ी गलती थी, टेक्नोलॉजी सिर्फ थोड़ी बेहतर थी, थोड़ी एफिशिएंट, थोड़ी ड्यूरेबल, थोड़ी अफोर्डेबल, लेकिन दुनिया कभी थोड़ा के लिए डिसरप्ट नहीं होती। तुम्हें दुनिया जीतनी है तो तुम्हें 10x बेहतर होना पड़ेगा, 10% नहीं, 10x से कम पर। लोग अपना बिहेवियर ही नहीं बदलते। और सबसे भारी चूक, फाउंडर्स एक्सपर्ट्स नहीं थे। इंजीनियर कम, सेल्समैन ज्यादा, पॉलिटिशियन कम, साइंटिस्ट ज्यादा, सब सब्सिडी के पीछे भाग रहे थे, टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं। थील कहते हैं, ट्रेंड को फॉलो मत करो, ट्रूथ को फॉलो करो। एनर्जी इंडस्ट्री ब्रूटल है, कॉस्ट, स्केल, एफिशिएंसी, तीनों में जायंट्स डेकेड से बैठे हैं। लेकिन क्लीन टेक फाउंडर्स ये भूल गए कि बड़े सपने अच्छे होते हैं, लेकिन बड़े सपने बिना रियल टेक्निकल एज के सिर्फ एक्सपेंसिव फैंटेसीज बनते हैं। इस चैप्टर में सबसे ब्यूटीफुल ट्विस्ट आता है, टेस्ला का एग्जाम्पल। टेस्ला उसी क्लीन टेक वेव में पैदा हुई, लेकिन उसके सिद्धांत अलग थे। उसके पास ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी, टाइमिंग सही थी, ब्रांड आइकॉनिक था, मार्केट एंट्री लेजर फोकस थी। पहले लक्सुरी सेगमेंट, फिर मास मार्केट, और सबसे जरूरी, एलोन मस्क इंजीनियर भी थे और स्टोरी टेलर भी, विजन भी था, एग्जीक्यूशन भी। थील कहते हैं, क्लीन टेक फेल नहीं हुआ, अगलत लोग क्लीन टेक बनाने चले गए। इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन ये है, जब तुम सिर्फ दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम गुड इंटेंशंस के प्रेशर में डिसीजन लेते हो, लेकिन जब तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम फिजिक्स, इंजीनियरिंग और फंडामेंटल ट्रूथ्स की भाषा बोलते हो। फ्यूचर इनोवेशंस इमोशन से नहीं बनती, क्लैरिटी से बनती है। और क्लैरिटी ये कहती है कि किसी भी इंडस्ट्री को जीतने के लिए तुम्हें पहले उसकी सबसे छोटी खिड़की खोजनी पड़ेगी, जहां से तुम अंदर प्रवेश कर सको। इस चैप्टर की अंतिम लाइन इंसाइसिव और डीपली मोटिवेशनल है। डोंट स्टार्ट विद अ रेवोल्यूशन, स्टार्ट विद अ वेज। रेवोल्यूशंस वेजेस के बाद ही आती है। अब कमेंट करके बताओ, अगर तुम किसी बड़ी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहो तो कहां से वेज बनाकर शुरुआत करोगे? चैप्टर 14, दी फाउंडर्स पैराडॉक्स। कभी भीड़ में किसी आदमी को देखकर लगा है कि ये इंसान बाकी सब जैसा नहीं है, कुछ अलग सा, अजीब सा, या शायद खतरनाक सा। फाउंडर्स अक्सर ऐसे ही होते हैं, एक्सट्रीम लोग, ऐसे लोग जो दुनिया की एवरेज रेखा से बाहर खड़े होते हैं। पीटर थील कहते हैं कि फाउंडर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले इंसान नहीं होते, वो बेल कर्व के बीचों बीच नहीं आते, वो कर्व के दोनों सिरों पर होते हैं। कभी बहुत ब्रिलियंट, कभी बहुत स्टबर्न, कभी बहुत विजनरी, कभी बहुत रेकलेस। फाउंडर्स रेयर होते हैं और रेयर चीजें अक्सर मिसअंडरस्टूड होती हैं। थील एक बहुत सिनेमैटिक तुलना करते हैं। एक फाउंडर गरीब भी हो सकता है और अमीर भी, अकेला भी हो सकता है और आइकॉनिक भी, नर्ड भी हो सकता है और लीडर भी। एक ही इंसान कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ हो सकता है और यही कॉन्ट्रडिक्शंस उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। फाउंडर्स के एक्सट्रीम ट्रेट्स पब्लिक इमेजिनेशन को फैसिनेट भी करते हैं और थ्रेटन भी। स्टीव जॉब्स परफेक्शनिस्ट थे, इतने कठोर कि वो अपनी टीम को पागल कर देते थे। एलोन मस्क ऐसी चीजें बोल देते हैं जो किसी भी नॉर्मल सीईओ मैनुअल में नहीं लिखी होती। मार्क ज़ुकरबर्ग इंट्रोवर्टेड है, लेकिन हिस्ट्री के सबसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स में से एक चलाते हैं। फाउंडर्स ऐसा क्यों होते हैं? थील कहते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलने वाला कोई भी इंसान एवरेज नहीं हो सकता। उसे वो चीजें देखनी होती है जो बाकी लोग देख नहीं पाते, और इसके लिए दिमाग भी अनकॉमन चाहिए और बिहेवियर भी अनकॉमन। लेकिन यही अनकॉमननेस एक पैराडॉक्स पैदा करती है। दुनिया फाउंडर्स को दो एक्सट्रीम रोल्स देती है, किंग या विलन। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो फाउंडर को विजनरी कहा जाता है, जीनियस कहा जाता है, ऑलमोस्ट गॉड लाइक बना दिया जाता है। लेकिन जब चीजें खराब होती है
तो वही फाउंडर विलन, डिक्टेटर या इरेस्पॉन्सिबल मैडमैन बन जाता है। थील इस पैराडॉक्स को ब्रिलियंटली डीकोड करते हैं। फाउंडर्स को दुनिया हीरो भी बनाती है और स्केपगोट भी, क्योंकि सोसाइटी को हमेशा किसी एक व्यक्ति में होप प्रोजेक्ट करनी होती है और डर भी। फाउंडर्स उस प्रोजेक्शन का सबसे आसान टारगेट होते हैं। थील बताते हैं कि फाउंडर्स की जर्नी लोनली भी है और अनफेयर भी, क्योंकि एक्सट्रीम ट्रेट्स उन्हें बिल्ड भी करते हैं और बर्न भी। उनका ईगो उन्हें ऊपर ले जाता है, लेकिन वही ईगो गलत डिसीजंस भी करा देता है। उनकी ओरिजिनलिटी उन्हें स्पेशल बनाती है, लेकिन वही ओरिजिनलिटी उन्हें दुनिया से अलग भी कर देती है। फाउंडर होना आसान नहीं है। ये कोई सीईओ जॉब नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है, जहां तुम्हें अपने अंदर के दो वर्जन्स को हैंडल करना पड़ता है, ड्रीमर और लीडर, फाइटर और स्ट्रैटेजिस्ट, इनोवेटर और ऑर्गेनाइजर, बिल्डर और डिस्ट्रॉयर। थील का सबसे प्रोफाउंड लाइन आता है, फाउंडर्स को खुद को हीरो नहीं समझना चाहिए, लेकिन खुद को पॉन भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों गलत है। फाउंडर नीदर गॉड नोर नोबडी। फाउंडर सिंपली नेसेसरी है, वो व्यक्ति जो नए रास्ते बनाता है, जो ऐसी जगह चलता है जहां मैप्स नहीं बने, जो फ्यूचर को शेप करता है जब बाकी लोग प्रेजेंट में फंसे हुए हैं। इस चैप्टर का इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब थील बताते हैं दुनिया को फाउंडर्स चाहिए, लेकिन दुनिया फाउंडर्स को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। और ये लाइन एक गहरी लोनलीनेस पैदा करती है, लेकिन उसी लोनलीनेस में एक स्ट्रेंज स्ट्रेंथ भी छुपी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जन्म लेती है। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि फाउंडर्स बोर्न होते हैं या सर्कमस्टेंसेस उन्हें बनाते हैं? चैप्टर 15 स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और एक पल को लगा हो कि भविष्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम उसे समझ भी नहीं सकते, और अगले ही पल लगा हो कि सब कुछ रुक सा गया है, जैसे दुनिया वही घिसापिटा रास्ता चल रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा। पीटर थील इस आखिरी चैप्टर में एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल सवाल उठाते हैं। भविष्य कैसा होगा? क्या हम स्टैग्नेशन की ओर बढ़ रहे हैं या सिंगुलैरिटी की तरफ? क्या हम स्लो डीके की दुनिया में जी रहे हैं या उस मोमेंट के करीब है जहां सब कुछ एकदम बदल जाएगा? थील कहते हैं कि भविष्य प्रेडिक्ट करना आसान नहीं, क्योंकि इवन सबसे विजनरी लोग 20-30 साल से आगे नहीं देख पाते। लेकिन डायरेक्शन ये हमेशा दो में से एक होती है, या तो दुनिया रुक रही है या फिर एक इनविजिबल स्पीड से आगे बढ़ रही है। हमें से बहुत लोग डेवलप वर्ल्ड वाली कहानी पर भरोसा करते हुए बड़े हुए हैं कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश माउंटेन टॉप पर पहुंच चुके हैं, बाकी दुनिया को बस वही रास्ता फॉलो करना है। लेकिन थील कहते हैं ये इल्यूजन है। अगर पूरी दुनिया आज वाले टूल से ही ग्रो करे तो एनर्जी, एनवायरनमेंट और रिसोर्सेस सब कोलैप्स हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन बिना टेक्नोलॉजी के एक डेड एंड रोड है। दुनिया को आगे ले जाने वाली चीज ट्रेड, ट्रैवल, कॉपीइंग, स्केलिंग नहीं, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी का असली मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, 0 से 1 वाली लीप। थील इस चैप्टर में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं। हमने सोचना बंद कर दिया है। 1960 से पहले दुनिया डेफिनेट थी। इंजीनियर्स भविष्य की ब्लूप्रिंट बना रहे थे, साइंटिस्ट्स इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल कर रहे थे, गवर्नमेंट्स मून तक जाने का प्लान बना रही थी। सबको यकीन था कि 50 साल बाद दुनिया बिल्कुल अलग होगी। लेकिन आज हम इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म में जी रहे हैं। हमें लगता है भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा इसका कोई आइडिया नहीं। हमारे पास ड्रीम्स तो है, लेकिन प्लान्स नहीं। हमारे पास होप है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। सिंगुलैरिटी, वो मोमेंट जब दुनिया अचानक बदल जाएगी। कोई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो
कि ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ रीडिफाइन हो जाए। क्या वो मोमेंट करीब है, या हम बस स्टैग्नेशन की तरफ फिसल रहे हैं, जहां हर साल एक जैसा लगता है, हर इन्वेंशन बस पुराने वर्जन का नया मॉडल होता है और रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक मिथ बन जाता है? थील कहते हैं, भविष्य ऐसा नहीं है जो अपने आप आ जाए। फ्यूचर को डिजाइन करना पड़ता है, इंटेंशनली, कॉन्शियसली, बोल्डली। और ये काम कोई गवर्नमेंट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉरपोरेशन नहीं करेगी। ये काम छोटे, क्रेजी, ऑलमोस्ट अनरीजनेबल फाउंडर्स करेंगे। ऐसे लोग जो दुनिया को कॉपीइंग से नहीं, क्रिएशन से बदलते हैं। फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर जेनरेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि वो स्टैग्नेशन चुनती है या सिंगुलैरिटी। इस चैप्टर की सबसे सिनेमैटिक, सबसे पावरफुल लाइन यही है, दुनिया या तो कुछ नया बनाएगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि हमें फियर में जीना है, इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इमेजिनेशन को फिर से जगाना है, क्योंकि फ्यूचर इमेजिनेशन से पैदा होता है और फिर एक्शन से शेप होता है। थील कहते हैं, हमेशा याद रखो, सारी बड़ी चीजें किसी एक इंसान के दिमाग में एक छोटे से सवाल से शुरू होती है, क्या अगर? और फिर वही सवाल पूरी दुनिया बदल देता है। और चैप्टर के अंत में एक अंतिम विस्पर की तरह थील एक मैसेज छोड़ते हैं, 0 to 1 सिर्फ कंपनीज की कहानी नहीं है, ये इंसान की कहानी है। हम या तो रिपीट करेंगे या क्रिएट करेंगे। अब कमेंट में बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारा फ्यूचर स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है या एक हिडन सिंगुलैरिटी की ओर? कभी महसूस किया है, कुछ किताबें खत्म नहीं होती, बस तुम्हारे अंदर चलती रहती है। 0 to 1 का ये दूसरा हिस्सा भी वैसा ही है। हमने यहां सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़े, हमने नींव की दरारें देखी, टीमों की वफादारी महसूस की, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का असली फासला समझा, मशीन से डरने की जगह उन्हें अपना साथी मानना सीखा, ट्रेंड्स और ट्रूथ के फर्क को पहचाना, फाउंडर्स की अकेली, अजीब लेकिन जरूरी जर्नी देखी, और आखिर में ये सवाल छोड़ दिया कि ये पूरी दुनिया रुकी हुई है या किसी अनसीन सिंगुलैरिटी की तरफ साइलेंटली बढ़ रही है। शायद अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि ग्रेट कंपनी पेपरवर्क से नहीं, टर्म शीट से नहीं, लिंक्डइन प्रोफाइल से नहीं बनती, वो बनती है सही कोफाउंडर से, सही कल्चर से, सही ट्राइब से, सही स्टोरी से, और सबसे बढ़कर सही सवालों से। और शायद ये भी समझ आया होगा कि फ्यूचर किसी पॉलिसी में लिखा नहीं है, किसी सिलेबस में प्रिंट नहीं है। फ्यूचर उन दिमागों में लिखा जा रहा है जो अभी इस वक्त कहीं चुपचाप बैठे कुछ नया सोच रहे हैं। शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। अगर ये पूरा पाठ तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर कहीं न कहीं तुमने अपने अंदर एक छोटा सा फाउंडर, एक छोटा सा कॉन्ट्रेरियन, एक छोटा सा फ्यूचर बिल्डर महसूस किया है, तो ये किताब अपना काम कर चुकी है। अब जरा खुद से सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में 0 से 1 क्या है? कोई आइडिया, कोई कंपनी, कोई सिस्टम, या खुद तुम्हारा नया वर्जन? कमेंट में जरूर लिखना। इस पूरे सेकंड पार्ट से तुम्हारे दिमाग में कौन सा एक थॉट सबसे ज्यादा गहरा बैठ गया? फाउंडेशंस वाली बात, माफिया टीम की फीलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस प्रोडक्ट की सच्चाई, मैन प्लस मशीन वाला फ्यूचर, या वो आखिरी सवाल, स्टैग्नेशन या सिंगुलैरिटी? और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट सुनने, महसूस करने, सोखने में मजा आता है, जहां किताबें सिर्फ समराइज नहीं होती बल्कि तुम्हारी सोच को रीडिजाइन करती है, तो इस चैनल ऑडियो बुक 177 को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम बस बुक समरी नहीं करते, यहां हम तुम्हारे अंदर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जो फ्यूचर, स्टार्टअप्स, फाउंडर्स या डीप सोच से प्यार करता हो, और कमेंट में अपना 0 to 1 मोमेंट जरूर लिखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लिखी हुई एक लाइन
किसी और के अंदर का फ्यूचर जागा दे। यही मिलते हैं अगले पार्ट में, एक और किताब, एक और जर्नी, एक और मौके के साथ, ताकि हम सब मिलकर थोड़ा कम रिपीट करें और थोड़ा ज्यादा क्रिएट करें।